हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट वाइज एमसीक्यू याद रखिए। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है, आपकी यूनिट वाइज आपकी कितनी तैयारी है। जो भी सेक्शन वीक होगा आपको पता चल जाएगा और आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो टाइम मिलेगा 30 सेकेंड। कोशिश करिए क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका टाइम स्टार्ट करूंगी। पढ़ लो एक बार। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? प्रॉपर दिख रहा है सबको? रानी, डीपी, वैशाली, रुखसाना, प्रॉपर दिख रहा है? राधा, सबको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार बच्चों जरा बताना मुझे। सबको दिख रहा है प्रॉपर? ऑडियो विजुअल क्लियर है? रूबी, उपासना, पारुल, खुशबू, प्रियंका, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो चलो आंसर देना शुरू करो। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। योगेश्वरी, पारुल, लक्ष्मी, काजल, आंसर करो। निवेदिता, सौम्या, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखते हैं आज सबसे ज्यादा कौन सही आंसर करता है। गुड इवनिंग जसप्रीत। क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकंड का टाइम है और आंसर करिए सही आंसर क्या होगा। मुतशीम, रानी, आंसर करो बेटा जल्दी से। शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। What is the aim of educational research? Searching for the new fact and principle underlying the process of education. शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ रुखसाना, क्लियर नहीं दिख रहा है? सबको क्लियर है कि नहीं एक बारी बता देना। रुचि, गुड इवनिंग बेटा। क्लियर है कि नहीं एक बारी कंफर्म करना जरा सब लोग। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि क्वेश्चन, रुखसाना, सोनाम, प्रणाम बेटा, ऑल क्लियर है? 360 पे कर लो बेटा। क्लियर है कि नहीं है जल्दी से बताओ बेटा। फिर नहीं है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँ उसको। कितने लोग हैं लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो भाई। अभी देखो किसको किसको क्लियर दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है क्लियर? एक्सप्लेनेशन इसका आप पढ़ने जा रहे हैं। आई होप अब आप लोग को दिखना चाहिए प्रॉपर। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक व्यवस्थित जांच है और घटना की समझ, भविष्यवाणी और नियंत्रण से संबंधित है। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक स्थितियों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये शैक्षिक समस्याओं को केवल पहचान ही नहीं बल्कि उसको हल करने की और शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए फैक्ट और सिद्धांतों की खोज करने में हमारी सहायता करती है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? शैक्षिक। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे शिक्षा से संबंधित जो नई चीजें हैं उसको यहाँ समझना है। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? प्रायोगिक अनुसंधान आता है। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से रिसर्च मेथड आता है? क्लियर है? थैंक यू संध्या। सोनम, क्लियर है? ऑडियो वीडियो सबको सही है? निवेदिता, अब क्वांटिटेटिव में आपके क्या क्या चीजें आती हैं? एक्सपेरिमेंटल आता है। एक्सपेरिमेंटल के अलावा इसको पढ़ लेना सब लोग। अर्ध प्रयोगात्मक,
अर्ध प्रयोगात्मक, सेमी एक्सपेरिमेंटल का भी यहां पर आता है क्वांटिटेटिव में। सह संबंध अनुसंधान, क्वांटिटेटिव और गैर क्वांटिटेटिव यानी नॉन क्वांटिटेटिव में क्या चीजें आती हैं। वर्णनात्मक शोध क्या चीज है, सर्वेक्षण अध्ययन किसे कहा जाता है। आप जिसने भी पहले हमारी क्लास नहीं ली है कोई बात नहीं, ये जितने भी हम एमसीक्यू कराएंगे इसमें आप लोगों को हम इतनी डिटेल दे देंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरा पढ़ा हुआ है, क्या मेरा छूट गया। सुधीर नमस्ते बेटा। यूनिट 2 है बेटा सोनम, ये आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचना कि अरे यार मेरा छूट गया, क्या हो सकता है। सर्वे अनुसंधान या अध्ययन किसे कहते हैं, सर्वे करना किसे कहते हैं, केस स्टडी क्या होती है, सर्वेक्षण क्या मौजूद है कि जांच करता है। सर्वेक्षणों के माध्यम से बड़े नमूनों पर किया जाता है सर्वे। केस स्टडी एक इकाई या सिर्फ एक मामले के विस्तृत और व्यापक अध्ययन पर आधारित हो सकती है केस स्टडी। विकासात्मक अध्ययन किसे कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान इस बात की जांच कर सकता है कि मानव विकास के विभिन्न पहलू या कौशल समान विशेषता वाले व्यक्तियों के समूह में कैसे विकसित होते हैं। विकासात्मक, दस्तावेजी विश्लेषण, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, बट ये तभी फायदेमंद है जब आप इसको पढ़ो। एथनोग्राफिक यानी नृवंश विज्ञान क्या है, दार्शनिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, इसलिए इसको पढ़ते भी जाइए। हेलो संतोष, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें एथनोग्राफिक क्या चीज होती है, नृवंश विज्ञान, नृवंश विज्ञान क्या होता है, ये प्रायोगिक अनुसंधान के ठीक अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या किसी जाति विशेष के बारे में, मानव जाति से रिलेटेड यहाँ आ जाता है नृवंश विज्ञान। ऐतिहासिक अध्ययन, क्या हुआ था पहले, मान लीजिए कि ताजमहल बना था, ताजमहल बना था तो वो किस में आता है, अगर हमें उससे रिलेटेड पिछले समय से, पास्ट से रिलेटेड अगर कोई अनुसंधान करना है तो वो होगा हिस्टोरिकल। दार्शनिक क्या चीज होती है, गुड इवनिंग खुशबू। दार्शनिक जिसमें कि ये भी एक ऐतिहासिक अनुसंधान के तहत किया जाता है, आमतौर शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं या शिक्षा प्रक्रिया के स्वयं सिद्ध मूल्यों पर आधारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज, यानी आपके एक क्वेश्चन में आपको हमने क्या बताया, रिसर्च की मीनिंग बताया, आपको कॉन्सेप्ट बताया। क्वांटिटेटिव स्टडीज क्या होती है आपको ये बताया। काशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, इससे क्वेश्चन आता है काशी एक्सपेरिमेंट से। अर्ध प्रयोगात्मक से, इसको ध्यान से सबने पढ़ना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक क्या होता है। फिर आता है कोरिलेशनल रिसर्च। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव आपने पढ़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वालिटेटिव क्या होता है तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव। एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, ठीक है ना। इसमें क्या चीजें होती हैं, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक अनुसंधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम मिलेगा सबको, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। क्वेश्चन को सॉल्व करो इंग्लिश हिंदी दोनों में। पहले इंग्लिश वाले देख लो, फिर हिंदी में भी दिखा रही हूं। अनुसंधान में बाह्य वैधता का, एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है। हेलो लक्ष्मी, राधा, गुलजीदा। एथनोग्राफिक, द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग जिस पर सर्च की जाए, बिल्कुल सही। बाह्य वैधता क्या होता है, अभी पूरा पूरा बच्चों डिटेल देंगे इसकी। गुड इवनिंग इंडियन स्मार्ट किड्स, पूरी पूरी जानकारी मिलेगी बेटा इसमें।
चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। अनुसंधान में बाह्य वैधता का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर 4, परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड। परिणाम प्रदान करने वाली सामान्यीकरण की सीमा। वैधता क्या चीज होती है? एक चीज याद करिए, एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। भावेश जोधपुर से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे जो चीज पूछी जा सकती है वो भी मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। आपने वैलिडिटी के डिफरेंस पढ़ने हैं, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। शोध में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रिया, अनुसंधान उपकरण, परीक्षणों आदि की सटीकता के लिए होती है। वैलिडिटी कहते हैं ना, कोई सामान लेने जाओ, आप कहते हो हाँ भाई कितनी इसकी, कितना चलेगा। शोध में ये जो भी चीज आप कर रहे हो वो कितना असरदार है ना, ये सब चीजें आती हैं। उसके अलावा क्या हम माप रहे हैं या मापने में सक्षम हैं, एक प्रश्न प्रस्तुत करके समझाया जा सकता है। वैधता, वैधता का अर्थ है अनुसंधान निष्पक्ष और किसी भी व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यह अनुसंधान की प्रयोज्यता को प्रभावित कर सकते हैं। वैधता के बिना शोध गलत दिशा में चला जाता है। मोतशीन, बाह्य वैधता क्या होती है? इसका मतलब है कि अध्ययन को प्रभावित करने वाली बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। बाह्य यानी जो चीज बाहर है, जो चीज बाहर है, जो बाहरी कारक है उनसे नियंत्रित किया जा सके, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षणों में प्रतिवादी की प्रतिक्रिया केवल एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, यह उस सीमा को संदर्भित करता है जिस हद तक शोध के परिणाम को सामान्यीकृत किया जा सकता है और अन्य मामलों पर लागू किया जा सकता है जो कि अध्ययन के अधीन नहीं है। इसे विश्वसनीयता भी कहा जा सकता है। बाहरी वैधता को और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? गुड इवनिंग ज्योति, जसप्रीत, सोनम, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो अभी तुरंत ब्लॉक किया जाएगा सबको। जब क्लास हो रही हो तो फोकस करिए क्वेश्चन पे। अभी मैंने पूछा विश्वसनीयता या बाहरी वैधता। बाहरी वैधता जिसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, उसको और हम क्या कह सकते हैं? कीवर्ड इसका पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो? जहां पे जनरलाइजेशन आ जाए वहां पे बाहरी वैधता को तुरंत कर दीजिए टिक। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, हस्तांतरणीयता, अगर ये शब्द आपके क्वेश्चन में आ जाए, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीज का क्लू होता है। शोध में बाह्य वैधता का तात्पर्य उस सीमा तक सामान्यीकरण से है जो परिणाम प्रदान करते हैं। जहां पे जनरलाइजेबिलिटी आ जाए वहां पे आपने एक्सटर्नल वैलिडिटी को तुरंत टिक करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपने इस पीडीएफ को पढ़ना है। जहां पर भी जनरलाइजेबिलिटी लिखा हो, ट्रांसफरेबिलिटी लिखा हो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 99% है कि पूछा जाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल, और अगर आपको इसके क्लू वर्ड्स पता होंगे, इसके कीवर्ड्स पता होंगे, तब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंटल को तुरंत पकड़ लेते हो ना कि हेर फेर हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, तो इसका मतलब है तुरंत टिक कर दो प्रयोगात्मक पे। सेम ऐसे ही जहां पे जनरल एलिजिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी लिखी हो, तुरंत एक्सटर्नल वैलिडिटी पे टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, रीड करिए क्वेश्चन को, क्लू पकड़ो। इस समय ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें अगर आपने चीजों को अपने दिमाग में बसा लिया तो आपके लिए एग्जाम तक तो मतलब अगर कुछ ना भी करोगे ना तो भी सब चीजें हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? हिंदी में देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगी? ये सारे नए क्वेश्चन हैं, ये PYQ क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके यूनिट वाइज न्यू क्वेश्चन है। PYQ की क्लास दोपहर में होती है, अभी न्यू क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार कर रहे हो विद एक्सप्लेनेशन। हेलो मोहम्मद, बेटा आंसर करो इसका। फ्री लाइव क्लास, फ्री PDF, और क्या चाहिए बच्चों? कौन सी शोध प्रक्रिया सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगी? सही आंसर है नृवंश विज्ञान, एथनोग्राफिक। ध्यान से देखिए, एथनोग्राफिक स्टडी सकारात्मक, नृवंश विज्ञान को सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत लाया जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, एथनोग्राफिक। देखो किसका किसका आंसर सही हुआ। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% अगर आपने ये PDF पढ़ ली, इसमें से आएगा जरूर। प्रत्यक्षवाद, जहां पे आप इंद्रियों के माध्यम से कोई डायरेक्ट अजम्पशन करते हो या डायरेक्ट आप चीजों को पता लगाते हो। उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध अवधारणाओं को तभी प्रासंगिक मानते हैं जब वे कार्रवाई का समर्थन करते हैं। एक बार इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास ले रखी है इसकी। घटना संबंधी अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान के लिए आता है। नृवंश विज्ञान किसी संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। राजमुनि, गुड इवनिंग बेटा। इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता एथनोग्राफी क्या होती है। तो अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। किसी संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया, एक समुदाय के अंदरूनी सूत्र की तस्वीर। शोधकर्ता एक विशिष्ट समुदाय में जा सकता है, रह सकता है, जहां अनुसंधान संस्कृति उनकी शैक्षिक प्रथाओं का संचालन और अध्ययन करने जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पे कि लोग जाते हैं आदिवासियों के बीच में उनके कल्चर को देखने, है ना। जो आदिवासी होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, या हमारे जो पूर्वज हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो बेटा ये किस में आएगा? आपके एथनोग्राफिक में आएगा। थैंक यू अंजलि। बेटा अभी DP मैं आपको PDF की लिंक आपको देती हूँ वीडियो के लास्ट में, तो आप सब लास्ट तक थोड़ा जुड़े रहना, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर अपने आदिवासियों को ध्यान रखना। जहां पर भी नृवंश विज्ञान आए कि यहाँ पर आप किसी संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया नृवंश विज्ञान कहलाती है, और ये एक गुणात्मक अध्ययन यानी कि क्वालिटेटिव है। ये 2 क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। क्रिया अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान आपको पता ही है क्या है। चलो, क्रियाओं का चक्र भी कहते हैं इसे। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेना जरा एक बार। फेनोमोलॉजिकल रिसर्च क्या चीज होती है? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए ये अमृत है। एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के जो 4 स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं? एक्शन रिसर्च के स्टेप बताइए जरा। भूल जाते हो? अर्चना, गुड इवनिंग बेटा। बहुत देखती थी ना, बस उसको ध्यान कर लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बताइए एक्शन रिसर्च के, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्शन रिसर्च का 3rd स्टेप बताइए। व्हाट इज द 3rd स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च? 3rd स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, सबको पता है, वेरी गुड। 3rd स्टेप बेटा? थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप है प्लान करना, दूसरा स्टेप है एक्ट करना, तीसरा स्टेप है ऑब्जर्व करना, चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट करना।
अब आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि बताइए एक्शन रिसर्च में कितने स्टेप होते हैं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए फोर्थ स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप कौन सा है, या फिर ये चारों पांचों, चार के अलावा पांचवा एक और स्टेप लिखा होगा, फिर आपसे कोड में पूछा जाएगा कि बताइए अब इसमें से एक्शन रिसर्च के कौन कौन से स्टेप हैं। अगर आपको पता है कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, देन आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। PAOR शॉर्टकट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज, गुड इवनिंग तरन्नुम, आंसर करिए बेटा, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। हर्ष, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है, प्लस एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सेम ऐसे ही एग्जाम में भी दोनों में ही आएगा। अनुसंधान का सर्वोत्तम अर्थ क्या होगा? गुड़िया गुड इवनिंग बेटा। शुभम, देखो हिंदी में अनुसंधान का सर्वोत्तम। मोस्ट वेलकम खुशबू। कीर्ति, CSIR नेट का भी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए इसी मंथ में, जून में ही उसका नोटिफिकेशन आएगा। जून लास्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। अनुसंधान का ए लॉक किया जाए। चलिए रायमनी, एक मिनट बेटा, इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में देख लो, कोई बात नहीं। द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च, बिल्कुल कीर्ति मैं बता दूंगी बेटा, ठीक है। द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज, देखते हैं 10,000 के लिए ये क्वेश्चन को लॉक किया जाए, और लॉक करने के बाद देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 10,000 किस किस ने जीत लिए, चलो बताओ जरा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। बी कौन बोला यूं की? सतीश का सही है बेटा, राधा का सही है, निवेदिता, चक्ष, संतोष, गीता, वेरी गुड। 10,000 किस किस ने जीत लिया आज? एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अनुसंधान का सर्वोत्तम अर्थ। बच्चे हो सकता है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हो, लेकिन हमें किसको चुनना है? बेस्ट आंसर को दुम चुनना है हमें। ज्ञान के सृजन अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना अनुसंधान का सर्वोत्तम अर्थ है। आज चलो यही कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन सही किए जाएंगे 10 पॉइंट्स होंगे उस क्वेश्चन के, ठीक है। लास्ट में आप मुझे बताना कितने पॉइंट्स आपने आज कलेक्ट किए। चलो आज हम लोग पॉइंट्स ही खेल लेते हैं, एक गेम खेल लेते हैं। हर क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स हैं, और आज देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स इकट्ठे करता है। बार बार सर्च करने का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान, जिस चीज को बार बार खोजा जाए। इसको एक बार पढ़ लेना पूरा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आज गेम खेल लिया जाए, आज पढ़ाई नहीं करी जाती है, आज गेम खेला जाएगा, ठीक है ना। आज सब लोग ये बताना कि किसने कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए। कौन सा संगति का मापक है? चलो अब देखते हैं
किसका किसका आंसर सही है और किसने किसने आज पॉइंट बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है विश्वसनीयता। वेरी गुड, 10 पॉइंट जीत लिए हैं जिन्होंने भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया। काउंट करते जाना, आज नंबर लिखते जाओ कि आज मैंने 10 पॉइंट 20 पॉइंट कितने भी क्वेश्चन हो उसको काउंट करना है। 5वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणाएं ऐसे माप उपकरणों के लिए विकास के लिए केंद्रित है। किसके लिए? अनुसंधान के लिए। विश्वसनीयता का अर्थ है संगति जिसके साथ एक उपकरण समान परिणाम देता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना जरा। वैधता, एक मापक यंत्र की वैधता तब होती है जब वह मापा जाता है जिसे वह मापने का दावा करता है। जैसे कि यदि कोई परीक्षण योग्यता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है तो उसे योग्यता को मापना चाहिए, ना कि व्यक्तित्व, बुद्धि या किसी अन्य लक्षण को। वस्तुनिष्ठता क्या है? वैज्ञानिक विधि है, विश्वासों, अटकलों, इच्छाओं के बजाय तथ्यों यानी फैक्ट्स पर निर्भर करती है। अवलोकन करते समय वैज्ञानिक अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए इसका प्रयास करते हैं। विश्वसनीयता का तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक एक शोधकर्ता विश्वसनीय और उपयुक्त है, विशेष रूप से प्रतिभागी और शोधकर्ता के बीच समझौते के स्तर के संदर्भ में। विश्वसनीयता निरंतरता का एक उपाय है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी 3 क्वेश्चन मिस कर दिए, अब नहीं मिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इस पीडीएफ को बच्चे आप सबने पढ़ना है। वैलिडिटी, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस वैलिडिटी व्हेन इट एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जेक्टिव। Credibility refers to the extent to which a research account is believable or appropriate. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। जसप्रीत, कुछ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सब तो क्लियर है, क्वेश्चन सामने है आपके, सॉल्व करो। अगर 10 दिन बाद एग्जाम होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछ ली इन्होंने? क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में दिखा रही हूं। ऑप्शंस देखिए। देखते हैं इस पे कौन 10 पॉइंट जीतता है। बाकी लोग चीटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। देख लो क्वेश्चन को, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोलॉजी, मैथोलॉजी और मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, आरती, रानी, कुलसुम, क्या होगा बेटा इसका सही आंसर? गुलजीदा, देखते हैं चलो। ऑप्शन नंबर 4, ओ हो, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। किसने किया 4 पे? किसने किया ऑप्शन नंबर 4 पे टिक? हद हो गई, सारे के सारे लाइन से लग करके बोल्ड हो गए, हद हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 किसी को भी पॉइंट नहीं मिला है, सब बोल्ड। संध्या का बाद में आया, सुधीर का बाद में आया, अदरवाइज ये लोग, इनको पॉइंट मिल जाते। बट देखो इन्हीं पॉइंट्स में आगे बढ़ जाता है बंदा, कि मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन में हो सकता है सारे गलत हो और वो लोग सही हो, उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। चक्ष, क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चन पे आउट हो गए। निवेदिता, ऑन्टोलॉजी क्या होती है? रियलिज्म।
एपिस्मोलॉजी क्या चीज होती है? पॉजिटिविज्म, मैथोलॉजी, आइडियोग्राफिक, मेथड, सर्वे। पढ़ लेना एक बार सब लोग इसको। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। ऑन्टोलॉजी होने का दार्शनिक अध्ययन तत्व मीमांसा की एक शाखा है। ऑन्टोलॉजी क्या है? तत्व मीमांसा की एक शाखा है। यथार्थवाद शब्द ऑन्टोलॉजी से संबंधित है। यथार्थवाद का किसी स्थिति को स्वीकार करने और उससे निपटने के लिए तैयार होने का रवैया है। ज्ञान मीमांसा एपिस्मोलॉजी ज्ञान का सिद्धांत, विशेष रूप से इसके तरीकों, वैधता, उचित विश्वास, राय के बीच के अंतर के संबंध में प्रत्यक्षवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। शुभम, कोई बात नहीं बेटा, देखा जाए तो तुम लोग कौन बनेगा करोड़पति के इस क्वेश्चन में लुढ़क गए। विधि क्या चीज होती है? मेथड किस में आएगा? सर्वेक्षण में आएगा। इसीलिए कहती हूं कॉन्फिडेंस करो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पढ़ के आंसर किया करो। वहां पर आता हुआ क्वेश्चन तुम लोग गलत कर देते हो। मैथोलॉजी, आइडियोग्राफी, मेथड, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा सा एक बार। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट और उसका डिस्क्रिप्शन। चलिए फिर से पढ़ने की कोशिश करिए। और हाँ, ये भी करते हैं, जिसका गलत हुआ उसके 20 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अगर आपने सही आंसर किया तो 10 पॉइंट प्लस हो जाएंगे, और जिसने गलत आंसर किया उसके 20 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। रुचि, क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? एक मिनट रुको, प्रॉपर देख लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है? देखो अभी ऑप्शंस दिखाएं, एक मिनट रुको बेटा, देख लो क्वेश्चन और आंसर। ऑप्शंस देख लो और उसके बाद ही मैं आपको टाइम स्टार्ट करूंगी। टेन पॉइंट्स हिंदी में, एक मिनट बेटा, 10 पॉइंट्स होंगे सही आंसर के, 20 पॉइंट्स होंगे माइनस फॉर रॉन्ग आंसर। ऐसा ना हो लास्ट में सबके जीरो हो जाए। तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा ही हो जाते हो। पता चला क्लास खत्म करी और लास्ट में सबके जीरो। निगेटिव मार्किंग नहीं है सुधीर। नीति, गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। सत श्री अकाल कवीश, आंसर करो बेटा। टेस्ट, रीटेस्ट विधि, विधि से विकल्प, स्लिप हाफ मेथड, इंटररेटर विधि। उसमें कुछ लोगों के तो मुझे गारंटीड है कि लास्ट में कुछ ही मार्क्स आएंगे, गारंटीड। नाम बता दूं? इंग्लिश में बेटा अभी दिया तो था मैंने, एक मिनट रुको, एक बार हिंदी में देख लो सब लोग, ऑप्शन के साथ देख लो, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटररेटर विधि, विधि से विकल्प। आज सबके पॉइंट्स हैं नीति, यानी अगर आप क्वेश्चन को सही करोगे तो 10 पॉइंट्स, अगर आप गलत करोगे तो -20। सोच समझ के आंसर करना जरा। चलिए टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। तीस सेकंड का टाइम है, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7। असलम, हिंदी में देखो बेटा।
चलो इसका देखते हैं सही आंसर किस किस ने दिया है, यानी किस किस को 10 पॉइंट्स मिले हैं, किसके -20 हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। गर्मी लगने लगी सोनम, अभी लगेगी और लगेगी, रुको तुम। 7 का डी आंसर होगा। यानी कि टेस्ट रीटेस्ट विधि क्या होती है, दो अलग अलग सत्रों में एक ही समूह में एक ही परीक्षा का प्रशासन करना। विधि से विकल्प, दो अलग सत्रों में एक ही समूह में परीक्षण के दो रूपों को प्रशासन करना। स्लिप हाफ मेथड ऑप्शन नंबर 1, सह संबंध के लिए परीक्षण के दो समकक्ष हिस्सों के साथ एक सत्र में परीक्षण का प्रशासन करना। और इंटररेटर विधि, दो या दो से अधिक मूल्यांकनकर्ता स्वतंत्र रूप से जो परीक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। टेस्ट रेटेड मेथड एक बार देख लो, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऑल्टरनेटेड फ्रॉम मेथड ऑप्शन नंबर 4, स्प्लिट हाफ मेथड ऑप्शन नंबर 1, इंटररेटेड मेथड ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी। सब लोग जीत गए 10,000, वेरी गुड। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करने से पहले यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। टेस्ट रीटेस्ट क्या चीज होती है। जब एक ही नमूने पर एक ही परीक्षण को अलग अलग समय पर दोहराया जाए, टेस्ट फिर से रीटेस्ट, यानी कोई चीज दोबारा जब करी जाए क्या होगी, टेस्ट रीटेस्ट होगा। उसके अलावा अंडररेटेड विधि क्या चीज होती है, एक ही चीज को मापने वाले परीक्षकों के बीच समझौते की डिग्री का आकलन करना। एकत्र किए गए डेटा को एक या अधिक चर के लिए रेटिंग स्कोर असाइन किया जाता है। वैकल्पिक ऑल्टरनेट फॉर्म विधि, यह एक ही कठिनाई स्तर पर एक ही प्रकार की वस्तुओं का परीक्षण करने वाली विभिन्न समस्याओं वाले परीक्षण के विभिन्न संस्करणों में परीक्षक के अंकों की निरंतरता। आधा विधि यानी परीक्षण की आंतरिक स्थिरता को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी। आपने इस पीडीएफ को सबने पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है, कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था। इंटररेटेड किसी को नहीं पता है तो वो भी पता चल जाएगा, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है ये भी पता चल जाएगा, स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए जल्दी से। अब देखते हैं कौन पॉइंट जीतता है। Which of the following method of acquiring knowledge save time and effort on the part of the researcher? ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोधकर्ता के समय और प्रयास की बचत करती है। कवि अभी जस्ट क्लास के एंड में मैं लिंक सेंड करूंगी, उस लिंक पर क्लिक करो और अभी तक के जितने भी पीडीएफ हैं सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। यस, पीडीएफ आफ्टर क्लास। ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोधकर्ता के समय और प्रयास की बचत करती है। ये वाला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी आया है। वेरी गुड सीमा, अजू, प्रियंका, गीता, रंभा, वेरी गुड। इसका सभी को आंसर सही पता है। ऑप्शन नंबर डी, प्राधिकरण से परामर्श की विधि, किसी से कंसल्ट करना, अथॉरिटी से। क्या होता है, समय और प्रयास की बचत होती है अगर हम क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, किससे, अथॉरिटी से। इसको पढ़ लेना सब लोग, ठीक है, क्योंकि वे एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं। अगर आप विशेषज्ञ से सलाह लोगे तो आपकी नेचुरल सी बात है, समय, टाइम सब कुछ बचेगा। जैसे कि विपणन अनुसंधान सलाहकार, जो ग्राहक कंपनी को बाजार अनुसंधान पर रिपोर्ट की आपूर्ति करेगा ताकि वह सूचित रणनीति निर्णय ले सके, यानी कि जिसको पता है, उसकी जानकारी है, अगर आप उससे जानकारी लेते हो, उससे आप सलाह लेते हो, कंसल्ट करते हो, तो नेचुरल सी बात है आपके आगे के लिए सब सिस्टम क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि हमें आगे और कैसे डिसीजन लेने हैं।
एक चीज ध्यान रखिएगा, आगमनात्मक और निगमनात्मक के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इस स्टेटमेंट में। आगमनात्मक पद्धति का उद्देश्य एक सिद्धांत का विकास करना, निगमनात्मक पद्धति का उद्देश्य मौजूदा सिद्धांत का परीक्षण करना। आगमनात्मक विधि विशिष्ट टिप्पणियों से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ती है, निगमन विधि व्यापक सामान्यीकरण से विशिष्ट टिप्पणी की ओर बढ़ती है। डिफरेंस यहां पर पूरा मिलेगा आपको, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। इंडक्टिव डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। गुड़िया, वैशाली, कॉन्सेंट्रेट करो, क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। एक शोध अध्ययन के निष्कर्ष किस सीमा तक सामान्यीकरण योग्य हैं और कहलाते हैं? जो अभी चैटिंग करते पाए जाएंगे वो सीधे सीधे ब्लॉक किए जाएंगे। क्वेश्चन को फोकस करो और आंसर करो, बाकी लोग तेजी में कर लेंगे और आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे सिर्फ बातें करते रह जाओगे। आंसर करो। एक शोध अध्ययन के निष्कर्ष किस सीमा तक सामान्यीकरण योग्य कहलाते हैं? अभी अभी इसका आंसर बताया था। क्या आंसर होगा इसका सही? बाहरी वैधता बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है। समझ में आ गई ना सबको? सामान्यीकरण, हस्तांतरणीकरण लिखा हो तो सीधा सीधा उसमें कर दो। आंतरिक वैधता उस सीमा के रूप में, इंटरनल, जिस हद तक देखे गए परिणाम उस आबादी में सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। पद्धति संबंधित तथ्यों के मतलब इंटरनल जो इसमें इशू आता है, ये वह सीमा है जिसे तक आप सक्षम है। इसको पढ़ लेना भाई, इसको हिंदी में पढ़ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अभिसरण वैधता, अपेक्षित वैधता, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। इससे भी डेंजरस आएगी हिंदी आपके एनटीए के क्वेश्चन पेपर में। जो आपने पढ़ा होगा हो सकता है वो आपको आता हो, लेकिन होगा क्या कि हिंदी की वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे ज्यादा जो हिंदी है ना वो डिस्टर्ब करती है। गुड इवनिंग रंजीत, आंसर करो बेटा। की रिसर्च टर्म्स एंड उसके डिस्क्रिप्शन। चलिए हिंदी में देखिए, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। हिंदी बहुत डेंजरस होती है एनटीए वालों की। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एक अगर ऑप्शन भी आपको सही से पता है तो बाकी आप आराम से मैच कर सकते हो। बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। अनुसंधान समस्याएं, अनुसंधान परिकल्पना, अध्ययन का नमूना और रिसर्च टूल क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अनुसंधान समस्या क्या चीज होती है? शोध प्रश्न जिसका कि उत्तर दिया जाना है। अनुसंधान परिकल्पना एक शोध प्रश्न, टेंटेटिव क्वेश्चन एक स्थायी समाधान या उत्तर। अध्ययन का नमूना एक परिभाषित सेट या ब्रह्मांड से खींचा गया सबसेट। अनुसंधान उपकरण, उपकरण जिनका उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाता है। इसको पढ़ लीजिए एक बार।
Option number 1, research problem, the research question which has to be answered. Research hypothesis, a tentative solution or answer to a research question. Sample of study, a subset drawn from a defined set of universe. Research tool, device using which data are gathered. Question number 10. अमेरिकी समाजशास्त्री अर्ल रॉबर्ट बेबी के अनुसार अनुसंधान देखी गई घटना का वर्णन करने, व्याख्या करने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने की एक व्यवस्थित जांच होती है। अनुसंधान में आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियां शामिल होती हैं। अनुसंधान समस्या उसका डिस्क्रिप्शन के साथ यहां पर आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। याद रखिए, यहां सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन विद आंसर मिल रहा है। अनुसंधान समस्या, प्रश्नों के उत्तर को खोजना। शोध परिकल्पना, शोध प्रश्न का अस्थायी उत्तर। अध्ययन का नमूना, ब्रह्मांड के बारे में निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से ब्रह्मांड के एक हिस्से को चुनना। अनुसंधान उपकरण, डेटा संग्रह के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले उपकरण, यानी जो हमें डाटा कलेक्शन करना है उसको किस तरीके से कलेक्शन करना है वो आएगा रिसर्च टूल में। यहां पर ये दोनों ही चीजें हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11। चलो कोई बात नहीं गुलनियाज, सोनम आंसर करो इस क्वेश्चन का जल्दी से। अभी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब मैं आंसर बताऊंगी। ये लीजिए टेलीग्राम की लिंक, जिसको भी टेलीग्राम पेपर 1 में जुड़ना हो डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, उसे सांख्यिकी का विशेषज्ञ होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। ही मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर 4 जरूरी नहीं है। क्या आंसर होगा इसका? इसमें से कौन सी शोधकर्ता यानी रिसर्चर की विशेषता नहीं है? सही आंसर है कि जरूरी नहीं है कि उसको स्टैटिस्टिक का ज्ञान हो या वो उसका स्पेशलिस्ट हो। यहां किसके बारे में लिखा है बेटा? एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स। उसको इन्होंने क्या लिखा है कि जो रिसर्चर है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। प्रणाम पल्लवी, अभी इसका एक्सप्लेनेशन नीति रुको। शोध के संचालन के लिए विश्लेषणात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। जानकारी विश्लेषण, निष्कर्ष निकालने की में सक्षम होना चाहिए। अनुसंधान के लिए सामान्यवादी के बजाय एक विशेषज्ञ किस किस चीज में होना चाहिए उसको ध्यान दो। वैधता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। पूरा पढ़ लेना तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। शोधकर्ता को सांख्यिकी में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रभावी ढंग से अनुसंधान करने के लिए जनरल लेखों को पढ़ने और मूल्यांकन करने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने की जरूरत होती है। और बाहरी सांख्यिकी सहायता की आवश्यकता कब पड़ती है? ये बाद में पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए जरा टाइम दे रही हूं इसमें। कल्पना, पूजा, गुड इवनिंग बेटा। स्पेशलिस्ट स्टेटिस्टिक में होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर सोच होनी चाहिए।
उसके अंदर विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। अनीता नमस्ते बेटा। अब मान लो कोई हिस्ट्री में कर रहा है ना, या मान लीजिए उसको रिसर्च करना है किसी ऐसे टॉपिक में, मान लीजिए उसको हिंदी में करना है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि उसको स्टैटिस्टिक की जो सांख्यिकी है उसको ज्ञान होगा। हिंदी वालों को जरूरी नहीं है कि उस चीज का ज्ञान हो ही हो, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो होनी चाहिए। दो तीन चीजें हैं जो होनी चाहिए। चलो पढ़ो जरा सा, ऑप्शंस देखिए, फिर मैं हिंदी में दिखाती हूं। दिए गए कथनों की सूची में उनमें से शोध की उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत करता है उसको बताइए। यहां पर रिसर्च की जो आपको लगता है कि बेस्ट डेफिनेशन है उसे बताना है, और सारी की सारी यहां पर रिसर्च की डेफिनेशन ही दी गई है, कंफ्यूजन की सीमा पार है। शोध की इसमें से कौन सी बेस्ट परिभाषा हो सकती है? बीस सेकेंड बाकी हैं आंसर करने के लिए। यहां पर सारी की सारी रिसर्च डेफिनेशंस दी गई हैं, बट आपसे पूछा क्या गया है कि आपको इसमें से जो बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है उसे बताना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, यानी 2, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5। शोध मूल रूप से एक प्रश्न का उत्तर है। अनुसंधान किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। अनुसंधान एक अर्थ देने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। Research is basically an answer to a question. Research provide an authentic solution to a problem. Option number 5. Research is a meaning given process. और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक बार आप सब लोग पढ़ लें। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में। नीति वही मैं कह रही हूं बेटा, इसमें आपका ये जितने भी आपके ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इसमें हो सकता है ऑप्शन 1 भी सही हो, ऑप्शन 2 भी सही हो, 3 भी सही हो और 4 भी सही हो, बट हमें किस चीज को चूज करना है? हमें चूज करना है बेस्ट। बेस्ट जो सबसे ही मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको पढ़ लेना कि किसने क्या चीज कही हुई है, ठीक है। अच्छा, रिसर्च में आपने पढ़ा होगा RESEARCH, यही होती है ना रिसर्च की स्पेलिंग। इसका अगर आपको मीनिंग पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अगर आप ये पढ़ लेना, सभी परिभाषाओं के आधार पर शोध को सारांशित करना, ऊपर डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसके आधार पर हम क्या समझ सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस ने क्या कहा, बेस्ट एंड कान ने क्या कहा, बूशा ने क्या कहा, कुक ने क्या कहा। R for research, RESEARC और H। R for rational way of thinking, E for expert exhaustive treatment, S for search and solution, E for exactness, A for analysis, R for relationship of fact, C for critical observation, careful panning, constructive attitude, condensed generalization, H for honest and hard working। अभी यहां पर देखो, यस नीति बिल्कुल सही। अभी यहां पे देखो रिसर्च की मीनिंग,
रिसर्च का आर फॉर आर, अगर मान लो आपसे पूछा जाए रिसर्च क्या चीज है, तो अगर आपको यहाँ पर इसकी ये मीनिंग पता है तो आप आराम से आंसर कर लोगे। अभी तक आपको पता था कि रिसर्च में ये सब मीनिंग्स आती हैं? किस किस को इसके बारे में श्योर था? ये पढ़ा हुआ है किसी ने? अपने अपने हैंड उठाओ, जिसको भी लगता है हैंड्स अप करो जरा, जिसको लगता है कि रिसर्च का यहाँ पर जो बताया गया है ये हमें पहले पढ़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। रंगनाथन ने क्या कहा है? डेफिनेशन के आधार पर इन्होंने जो चीज कही है, नीति, विशाली, चक्ष, आप सब लोग एक बार इसको पढ़ना। इतनी मेहनत करके ये जो बनाया है ना पीडीएफ, इसको वेस्ट मत जाने दो, जो इंफॉर्मेशन है उसको वेस्ट मत जाने दो। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर करिए। कॉलेज में पढ़ा था, वेरी गुड। पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। प्रज्ञा नहीं पता था बेटा, राधा, चंद्रिका, कोई बात नहीं, अब सब लोगों को याद हो जाना चाहिए। 13 का सही आंसर बताइए। अब याद रहेगा, वेरी गुड। अभी पीडीएफ पढ़ लेना तो और याद रहेगा। पीडीएफ की लिंक मैं क्लास एंड पर शेयर करूंगी आपसे। सोच हमें चरण दर चरण सुसंगत तरीके से बयान लिखने और तर्क विकसित करने में सक्षम बनाती है। नमस्ते शैलिना, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 3 तार्किक, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसका सही आंसर होगा लॉजिकल। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट किसमें आता है? लॉजिकल थिंकिंग में आता है, बिल्कुल सही बताया। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, आर्ग्यूमेंट भी पढ़ते हैं, थिंकिंग भी पढ़ते हैं, सब चीजें है ना। 10 पॉइंट प्लस कर दिया, वेरी गुड रुचि। काउंट करते रहना, जोड़ते जाना अपने अपने पॉइंट। चलो इसको पढ़ लेना। सटीक सोच किसे कहते हैं? वैज्ञानिक सोच किसे कहते हैं? स्पष्ट सोच किसे कहते हैं? पीडीएफ पढ़ोगे ना, पढ़ लेना भाई। कॉन्सेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग किस में आता है? लॉजिक में आता है। एक्यूरेट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग, मतलब सोचो थिंकिंग में भी कितनी चीजें होती हैं। नमस्ते शुभम, पढ़ोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी बुक में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिए। किसी भी बुक में मिल जाए तो बता देना। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये सारे नए क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस तो आप पढ़ते ही हो, बट नए क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी होता है। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। जिस वैचारिक ढांचे में अनुसंधान का वैचारिक ढांचे में अनुसंधान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन नंबर 2 रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। वेरी गुड। अगर छोटे छोटे टर्म्स पता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अनुसंधान रेखा किसे कहते हैं? अनुसंधान रेखा ये पढ़ने के लिए है आप सबको। रात को मोबाइल थोड़ा कम चला लेना, तो थोड़ा ये पढ़ लेना।
थोड़ी अच्छी चीजें पढ़ लिया करो। अनुसंधान सारांश क्या चीज होती है, अनुसंधान शोध की परिकल्पना क्या चीज होती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए या तो बार बार एग्जाम देते रहो, और या फिर एक बार लग करके मेहनत कर लो और सब कुछ एक बार में क्लियर कर लो। अनुसंधान प्रतिमान क्या चीज होती है, ठीक है ना। इसको सबने पढ़ना है पीडीएफ को। मैं चल रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसर्च डिजाइन इज अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर वर्क और फ्रेमवर्क विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। ये ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च का। याद रखना, अगर ब्लूप्रिंट पूछा जाए तो भी यही होता है। रिसर्च सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए। The research wherein the focus of concern is the exploration of applicability of theories to newly emerging practices and domains of knowledge is called। वह शोध जिसमें चिंता का केंद्र नई उभरती प्रथाओं और ज्ञान के डोमेन के लिए सिद्धांतों की प्रयोज्यता की खोज है, कहा जाता है। शलीना, यस बेटा, मैं करवाती हूँ जल्दी से, ठीक है, वो भी करवाती हूँ। ऐसे ही एमसीक्यू में किसी दिन मैं सॉल्व करवा दूंगी, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा और तुम लोग सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। जो भी चीज टफ लगती है उसको सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, उसको मजाक मजाक में सॉल्व कर दो, खेलने खेलने में सॉल्व कर दो। चलो इसका आंसर देखते हैं किसने सही दिया। ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय स्तर का शोध, सेकेंड लेवल, यानी कि द्वितीय स्तर का शोध कहा जाएगा। देखो किस किस ने पॉइंट कलेक्ट किए इस बार। वह शोध जिसमें चिंता का केंद्र नई उभरती प्रथा और ज्ञान के डोमेन के लिए सिद्धांतों की प्रयोज्यता की खोज है, कहा जाता है द्वितीय स्तर का शोध। दूसरे स्तर का शोध, इसमें पहले मौजूद शोध का सारांश, मिलान या संश्लेषण शामिल है। यह शोध विश्लेषण के लिए डेटा के स्रोत के रूप में प्राथमिक शोध स्रोतों का उपयोग करता है। अब ये कौन पढ़ेगा, शोध का प्रकार और उसकी विशेषताएं। प्रेक्षणर का शोध क्या चीज होती है, नीति सही क्या, चक्ष। प्रेक्षणर का शोध क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्रेक्षणर का शोध क्या होता है। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य विकसित करने के बजाय समस्याओं को हल करना, अभ्यास को बढ़ाना, व्यवसाय अनुसंधान या कार्यस्थल अनुसंधान को संदर्भित करता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया मूल्यांकन जो पूर्णकालिक अकादमिक शोधकर्ता होने के विरोध में एक पेशेवर क्षेत्र में काम करते हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान जो सिद्धांतों मान्यताओं पर आधारित होता है। पारिस्थितिकी जन जो आंतरिक और बाहरी कारकों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक संग्रह है। मतलब सोचिए, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको सेकेंड लेवल रिसर्च भी पता चल रहा है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पता चल रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। फ्रैक्शनल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च और सिचुएशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेसिबो इफेक्ट मीन्स। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल गया, वेरी गुड। जल्दी करो भाई, आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई। प्लेसिबो प्रभाव का अर्थ क्या होता है, आज तो बहुत लंबी क्लास होगी अपनी, है ना। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा सबको। प्लेसिबो क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1, ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है चैट सेक्शन पे, जिसको भी ज्वाइन करना है, क्विज में पार्टिसिपेट करना है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 और ऑप्शन नंबर
प्लेसिबो क्या चीज होती है? सकारात्मक प्रभाव। प्लेसिबो मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट। किसने दिया बी आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का विनीता ने दिया है। वेरी गुड विनीता। विनीता के अलावा सारे के सारे बोल्ड हो गए, गीता ने बाद में दिया। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। विनीता के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, विनीता के अलावा सबने गलत आंसर दिया है। सकारात्मक प्रभाव, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो नाम सुन के ऐसा लगता है कोई निगेटिव चीज आ रही है ना? सब गए, बी लग रहा था। यही होता है, बी और सी में कंफ्यूज हो गए। प्लेसिबो एक्चुअली वो जो वर्ड साउंड करता है ना, वो वर्ड ऐसा लगता है कि प्लेसिबो मतलब कोई निगेटिव चीज होएगी, है ना? सबके 20 पॉइंट माइनस हो गए, बी और सी में कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। चलो, प्लेसिबो का उपयोग कैसे किया जाता है उस दिन बताया था। कुछ एक प्लेसिबो जो कि वास्तविक चिकित्सा उपचार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी प्लेसिबो उस दिन पढ़ाया था, नकली उपचार करना, लेकिन उसके रिजल्ट पॉजिटिव में आए। निगेटिव लगा ना, मैं समझ गई थी कि अगर किसी का यहां गलत होगा तो निगेटिव की वजह से। जैसे अगर आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों को वहम होता है, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर मान लो कोई ऐसी दवाई दे देते हैं कि मान लो टॉफी भी दे दी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि वो ठीक हो जाता है बंदा। यानी कि नकली उपचार करने के बाद भी जब आप ट्रीटमेंट सही हो जाए, उसे कहते हैं प्लेसिबो, यानी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, है ना? जैसे कि और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी को लगता है यार मैं मोटा हो रहा हूं यार, गए वहां पर जिम में गए, किसी ने कह दिया हाँ भाई ठीक है तुम ये दवाइयां खाओ, इससे पतले हो जाओगे। हो सकता है वो ऐसी विटामिन की गोली हो, और होगा क्या, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर रॉन्ग ट्रीटमेंट। वेरी गुड, ठीक है। चलो, यहां पर इसको जरा सा पढ़ लेना। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास प्लेसिबो की प्रतिक्रिया हो सकती है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर व्यक्ति के लक्षणों में सुधार होता है तो इसे क्या कहेंगे? सकारात्मक, और नहीं तो नकारात्मक भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली सकारात्मक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसको पढ़ लेना एक बार। 17 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीमारी से जिसका ध्यान हटाया जा सके। वेरी गुड अंकिता, राधे राधे बेटा। तरन्नुम आंसर करो। टर्म यूज्ड इन रिसर्च। अंकिता ऊपर देखो बेटा, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उससे ज्वाइन कर लो। ऑप्शन देखो सारे के सारे। हिंदी में देखो, टाइम शुरू हो गया अब। एक अभिधारणा, एक निर्माण, चर और सिस्टम में त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी करिए, 10 सेकंड बचाए आंसर करने के लिए। ऐसी ही हिंदी मिलेगी वहां पे, इंग्लिश तो फिर बेटर है, थोड़ी बहुत समझ सकते हो, बट वहां पर एग्जाम में एक से ही पता चल जाएगा। वेरी गुड। वेरिएबल क्या है, पोस्टुलेट क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या चीज होती है।
वेरिएबल कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा आंसर भाई? जल्दी बताना जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी इंग्लिश दोनों में है बेटा। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन होंगे आंसर, सॉरी दोनों ही क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे एग्जाम में। बी आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। 10 प्लस हो गए, वेरी गुड। पॉइंट जोड़ते जाना, लास्ट में देखते कितने रुपए कमाए आज तुम लोगों ने। ऐसे ही सीखोगे तुम लोग, सब चीजें ऐसे ही समझ में आएंगी। 17 एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना बेटा। अवधारणा क्या चीज होती है, निर्माण क्या है, चर जिसको कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही रूपों में बदला जा सकता है। अभिधारणा सिद्ध नहीं की जा सकती। निर्माण प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं होता है। सिस्टम में त्रुटि यानी दोषपूर्ण उपकरण या त्रुटिपूर्ण डिजाइन से जुड़ा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 18, अंकिता शो किया है तो ज्वाइन करो बेटा उसको। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, reliability is a necessary but insufficient condition for validity. In respect of evaluation tool, validity is not an all or none concept but it exists as a continuum. हिंदी में देखिए, विश्वसनीयता वैधता के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। मूल्यांकन उपकरणों के संबंध में वैधता एक या कोई भी अवधारणा नहीं है, लेकिन ये एक निरंतरता के रूप में मौजूद है। नमस्ते पूर्णिमा। कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, सॉरी। एग्जाम कैसे होगा तरन्नुम? एनटीए की वेबसाइट पे जाके चेक करो, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उन्होंने। 10 सेकंड बाकी हैं। पारुल, हाँ बेटा वही पी रही, बहुत लंबी क्लास हो गई ना, कंटिन्यू बोलने से भी ना वो हो जाता है। गुड इवनिंग राजू, 1 मिनट जक्ष, 1 मिनट बेटा। देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, याद रखिए स्टेटमेंट 1 और सॉरी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। अंकिता व्यू हो गया है तो उसमें ज्वाइन कर लो, बस सीधी बात है, ज्वाइन हो जाओगे ऑटोमेटिकली। मजा आ रही है? वेरी गुड। अभी लास्ट में बताना कितने पैसे जोड़े आज, कितने पॉइंट कमाए आज। चलो देखते हैं इसका आंसर। अरे रे रे रे, आगे बढ़ गए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। अब आप कहोगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो भाई कथन 1, विश्वसनीयता वैधता के लिए आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है, क्योंकि विश्वसनीयता एक अच्छे परीक्षण उपकरण का महत्वपूर्ण मानदंड है। विश्वसनीयता का तात्पर्य संगति से है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेटमेंट 2 क्यों सही है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसको पढ़ लोगे ना अगर ध्यान से तो यार मजा ही आ जाएगा फिर। एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज, एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज, आंसर करो बेटा। बिल्कुल,
याद रखना, ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो बेटा, ये कभी वेस्ट नहीं होगी। ये आपका खजाना जुड़ रहा है। ये ऐसी आपकी संपत्ति है जो जितना बढ़ाओगे, जितना पढ़ोगे, उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वही वाह, क्या बात है। -20 भी करते जाना, ये नहीं है कि सब जोड़ते ही चले जाना अपने में। वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है प्रयोगशाला और क्षेत्र का प्रयोग। एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद मैं दूंगी पीडीएफ की लिंक, जहां से आप ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा एक बार। यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसीलिए तो मैं तुम लोगों को इतना स्ट्रांग बना दूंगी कि तुम लोगों को नेगेटिव मार्किंग कुछ होगा ही नहीं। तुम लोग तो मतलब देख करके ये लगेगा अरे यार ये तो हमें आता है ना। मजा तो तब है कि जब हम प्रॉपर सब चीजें सॉल्व करके आए। इसीलिए तो ट्रेंड किया जा रहा है, जवानों को तैयार किया जा रहा है लड़ाई के लिए। फाइट करके आनी है तुम लोगों ने, उड़ा देना है सीधा सीधा। चलिए आंसर करिए, खड़े हो जाओ जवान। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, लो बताओ, तरन्नुम को बताओ जरा निगेटिव मार्किंग क्या होती है। ये लो लिंक, जहां पे आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी। लास्ट में मैंने अभी पीडीएफ की लिंक शेयर की है, ठीक है। इस पे देखना जा करके 5 से 10 मिनट में, और जिन्होंने अभी तक पहले वाली डाउनलोड नहीं की है वो भी फ्री में डाउनलोड कर लो। उसके अलावा जो लिंक है उस पे आपको क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, तो उसको पढ़ लेना। 2021 के सारे पीडीएफ हैं, पेपर 1 पेपर 2 2021 से लेके 2018 मेरे ख्याल से 2009 तक के होंगे। सारे के सारे डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इस वैधता को किस नाम से जाना जाता है, जहां एक माप की वैधता का आकलन उसकी तुलना उसी अवधारणा के दूसरे माप से करता है जिसे एक अलग विधि से उत्पन्न किया गया। कन्वर्जेंट यानी कि अपसरण वैधता। अब कुछ लोगों को नहीं पता है कि अपसरण वैधता क्या है, कोई बात नहीं, पढ़ लो यहाँ पे। उसके अलावा जानकारी, सामग्री, मानदंड वैधता क्या चीज होती है, निर्माण की वैधता क्या चीज होती है, इसको सबने पढ़ना है। तो क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन टेलीग्राम में क्विज शुरू हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो और क्विज में पार्टिसिपेट करना तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और जो ये लिंक शेयर करी है मैंने उस पे आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अभी तक की सारी कर सकते हो, यूनिट वाइज एमसीक्यू कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो। भाई मन करे तो लाइक कर देना। एंजल अच्छी है पारुल, ठीक है। हाँ एंजल बहुत अच्छी है चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं आप सभी से, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अभी 10 से 15 मिनट में मैं अवेलेबल करा दूंगी। थैंक यू निवी, थैंक यू चक्ष, योगेश्वरी, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। थैंक यू एवरीवन। सुन ली आवाज, आवाज चेन मिल गई। कल नीति 1:30 से 2 बजे चेक कर लेना बेटा। एंजल की वजह से थोड़ा सा यार मेरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसको भी देखना है, तो मजाक कर रही है। चलो थैंक यू एवरीवन। हाँ आप सब भी एंजल हो, इसीलिए तो छोड़ती नहीं हूँ। हाँ एमएलए एपीए पे मैं करती हूँ, ठीक है, मैं जल्दी करती हूँ। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।